हेलो बच्चों, तो पिछले क्लास में हम लोग गैसों की द्रव में विलेयता के लिए हेनरी का नियम पढ़े थे। आज हम लोग राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, यानी कि राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ और बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। हालांकि ये सब शुरू में भी था, चैप्टर जब शुरू हो रहा था विलेन, तब भी वहाँ पर विलेन के प्रकार जो 9 प्रकार के थे वहाँ पर भी थोड़ा बहुत हम लोग देखे थे इसको। तो ये द्रवी विलेन क्या होते हैं, यानी कि जब विलेन बन जाए वो द्रव अवस्था में हो। और हम लोग ये जब विलयन का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, विलेय और विलायक, तो वहाँ थोड़ा सा ये भी बात किए थे कि मतलब विलयन की जो भौतिक अवस्था है, विलायक जो होता है वही डिसाइड करता है कि विलयन की भौतिक अवस्था क्या होगी। तो जो द्रवी विलयन होते हैं, जब विलायक कोई द्रव हो, जो विलायक है वो द्रव हो, जो और जो विलेय है वो कोई गैस, ठोस हो सकता है अथवा द्रव हो सकता है। तो वो जो विलयन बनता है वो द्रवी विलयन कहलाता है, क्योंकि पूरा विलयन जो फाइनली बनेगा वो द्रव अवस्था में रहेगा। वैसे तो विलयन ठोस भी हो सकते हैं, विलयन गैस भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो विलयन बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो द्रवी विलयन है। तो द्रवी विलयन 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो द्रव का द्रव में विलयन हो, जैसे मान लीजिए अल्कोहल और वाटर में मिक्स हो जाए तो विलयन बन जाएगा। ठोस का द्रव में विलयन हो, जैसे कि चीनी को अगर आप पानी में घोल दीजिए वो हो जाएगा। गैस का द्रव में विलयन हो, जैसे CO2 और वाटर है। तो इस तरह से ये द्रवी विलयन है। हम लोग अब इन्हीं द्रवी विलयनों के वाष्पदाब के बारे में पढ़ेंगे। तो कोई भी जब द्रव है तो उसका वाष्पदाब क्या है, तो किसी भी ताप पर अगर सपोज दैट ये बर्तन है, ऐसे कोई ये बर्तन है और इसमें कोई द्रव है और ये वेपर ऐसे से वाष्प बन रहा है, तो एक ऐसी अवस्था आती है कि ये जो वाष्प है फिर संघनित होकर द्रव अवस्था में आने लगता है एक निश्चित ताप पर। अगर हम इसको ऐसे बंद कर दें तो एक निश्चित ताप पर क्या होगा कि ये भाप बन रहा है, भाप बन के फिर से द्रव बनेगा। और एक ऐसी अवस्था आएगी जब जितना तेज़ी से भाप बन रहा है उतनी तेज़ी से द्रव बनने लगेगा। तो हम उसको कहेंगे कि इस समय द्रव और वाष्प क्या है, साम्य अवस्था में है। उस कंडीशन में जो ये दाब होगा उसको उस द्रव का उस ताप पर वाष्प दाब कहेंगे। तो ये द्रव का वाष्प दाब क्या है, तो लिखा है किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। तो इस तरह से वाष्पदाब हो गया। अब इसी वाष्पदाब के लिए राउल्ट का नियम हम लोगों को पढ़ना है। तो वाष्पशील द्रवों के द्विअंगी विलयन के लिए राउल्ट का नियम, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इस नियम में हम लोग ऐसा करेंगे कि 2 द्रव लेंगे, दोनों ही वोलाटाइल होंगे, यानी कि दोनों ही वाष्पशील होंगे। ये हमने द्रव 1 और द्रव 2 लिया है, आप A B भी मान सकते हैं, क्योंकि NCERT में कुछ इसी पैटर्न पर दिया है तो हम लोग भी ऐसे लिखते हैं। A B करके लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हम मान लेते हैं कि द्रव A है, ये वाष्पशील है और इसका शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब P01 है, ये इसका शुद्ध अवस्था में है। और ऐसी एक द्रव B है और इसका शुद्ध अवस्था में वाष्पदाब P02 है। हम इन दोनों को का एक में मिलाकर क्या करते हैं, मिश्रण, यानी कि विलयन बना लेते हैं। और जब ये विलयन बनेगा, यानी कि द्रव 1 प्लस द्रव 2 कर दिए, ये विलयन बन गया। अब जब विलयन बन रहा है तो द्रव 1 के कारण और द्रव 2 के कारण जो एक दाब P1 आएगा, एक दाब P2 आएगा, मतलब जो शुद्ध अवस्था में दाब था वो नहीं, उससे अलग एक P1 आएगा और P2 आएगा, और ये कुल दाब जो होगा वो P1 प्लस P2 होगा। और इसमें अब इन दोनों को मिलाया है, विलयन बना है, तो इसमें द्रव 1 भी है, 2 भी है। तो द्रव 1 का जो मोल अंश है उसको हम मान ले रहे हैं कि ये x1 है, और जो द्रव 2 का मोल अंश है वो x2 है। ये विलयन बना है, 2 हैं तो दोनों का मोल प्रभाज होगा ना। तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि ये जब दोनों मिल गए हैं तो उसमें 1 का जो मोल अंश है वो x1 है और द्रव 2 का जो मोल अंश है वो x2 है। बात क्लियर। हम लोग क्या क्या किए हैं, ये 2 द्रव लिए हैं, दोनों को मिलाए हैं, फिर दोनों के मोल अंश को हम लोग x1 x2 मान ले रहे हैं, और इनका वाष्पदाब P1 प्लस P2 होगा। जो भी भाप निकल रहा है दोनों की वजह से हो रहा है, और टोटल कितना होगा, P1 प्लस P2 होगा। तो अब इस अवस्था के लिए राउल्ट का नियम क्या है, एक जगह राउल्ट का नियम और आएगा जब हम लोग ठोस का द्रव में विलयन पढ़ेंगे। यहाँ पर वाष्पशील द्रवों के लिए है, तो 2 जगह राउल्ट का नियम आता है। तो अब राउल्ट के नियम के अनुसार क्या है कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कि ये जो P1 है ये P1 क्या करेगा, ये P1 इसमें जितना मोल प्रभाज है, अगर इसका मोल प्रभाज इसमें ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा मात्रा में है, तो इसका दाब ज़्यादा होगा। अब P2 का अगर ज़्यादा होगा तो P2 के मोल अंश के समानुपाती होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि P1 जो दाब P1 है, 1 वाले का आंशिक दाब प्रोपोर्शनल टू इसके मोल प्रभाज के,
या फिर हम इसी को फिर ऐसे लिखते हैं कि P1 इक्वल टू P01 x1, जहाँ P01 क्या है, इसका शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि अगर सपोज दैट हम ये मान लें कि x1 इक्वल टू 1 है, अगर x1 इक्वल टू 1 होने का मतलब समझ रहे हैं कि x2 है ही नहीं, क्योंकि हम लोग पढ़े कि अगर दो विलयन है दोनों का मोल प्रभाज का सम 1 होता है। अगर हम एक पहले वालों की 1 मान लेंगे तो यानी कि यहाँ पर x2 क्या हो जाएगा, x2 यहाँ पर 0 हो जाएगा, और उस समय तब वाष्प दाब कितना होगा, P01 के ही बराबर होगा। तो इसीलिए यहाँ पर अगर ये 1 हो जाएगा तो P01 के बराबर हो जाएगा, यानी कि P01 क्या है, शुद्ध अवस्था में, ये क्या है, शुद्ध अवस्था में 1 का वाष्प दाब है, ठीक है ना, शुद्ध अवस्था में 1 का। इसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये P1 इक्वल टू इतना आ जाएगा। इसी तरह हम लोग P2 के लिए भी बोल सकते हैं कि P2 जो आंशिक दाब है, P2 उसके मोल प्रभाज यानी इसके वाले के मोल प्रभाज x2 के समानुपाती होगा। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं कि P2 इक्वल टू P02 x2। फिर यहाँ P02 क्या है, द्रव 2 का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, वाष्प दाब होगा। यहाँ नीचे शायद न दिखे तो हम ऊपर लिख दे रहे हैं। तो इस तरह से ये राउल्ट का नियम हो गया। अब हम लोग ये भी जान रहे हैं कि अगर ये गैस निकल रही है और ये यहाँ पर 2 गैसें हैं, तो जो गैस का कुल दाब होगा इन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है, ऐसा डाल्टन का नियम है। तो लिखा है डाल्टन के नियम के अनुसार Pt जो होगा वो क्या होगा, P1 प्लस P2 होगा। और P1 कितना आ रहा है, P1 आ रहा है P01 x1 प्लस P02 x2, यही ना होगा। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगर कुल दाब निकालना है तो ये फार्मूला बन सकता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी को और ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू 1 होता है। मोल प्रभाजों का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो हम लोग अब यहाँ ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 इक्वल टू क्या हो सकता है, 1 माइनस x2। अब इस x1 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख देंगे, तो ये हो जाएगा P01 और इंटू 1 माइनस x2 प्लस P02 x2। या इसी को हम लोग और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये P टोटल, एक PT कुल है, कुल दाब, तो P टोटल आ जाएगा आपका P01 प्लस P02 माइनस P01 x2। तो कुल दाब का फार्मूला ये भी होगा। अब जैसे सवाल रहेगा वैसे हम लोग करेंगे। तो ये था राउल्ट का नियम, याद रखिएगा क्या था कि वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का आंशिक दाब विलयन में उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसी को हम लोग ग्राफ से भी समझ सकते हैं। तो हम लोग इसको ग्राफ से भी ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हमने x1 इक्वल टू 1 लिखा है तो उस समय निश्चित रूप से x2 इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि x1 प्लस x2 वो 1 होता है। तो अगर x2 0 है, x1 1 है, इसका मतलब कि केवल और केवल वहाँ उस समय द्रव 1 ही है। तो द्रव 1 ही अगर अकेला रहेगा तो उसमें वाष्प दाब कितना होगा, P01 के बराबर होगा, यानी कि वो शुद्ध अवस्था में है। अब अगर हम लोग इसमें द्रव 2 को मिला रहे हैं तो जब द्रव 2 को मिलाएंगे तो अब उसमें इसका मोल प्रभाज जो होगा कम होने लगेगा। द्रव अब जिस हिसाब से मिलाएंगे उस हिसाब से जो दूसरा द्रव होगा उसका मोल प्रभाज बढ़ेगा। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब हम लोग मिलाते जाएंगे, कितना मिलाते हैं वो डिपेंड करेगा। तो क्या होगा कि अब द्रव 2 को मिलाने पर क्या होगा कि जो ये पूर्ण रूप से ये तो रहेगा नहीं, दूसरा वाला भी द्रव आ गया तो दूसरे वाले का मोल प्रभाज बढ़ने लगेगा। तो एक कंडीशन ऐसे भी आ सकती है जब हम ये मान सकते हैं कि केवल 2 वाला है, 1 वाला नहीं है, तो उस समय कंडीशन ये है। तो उस समय क्या होगा, उस समय वाष्प दाब जो होगा वो 2 के बराबर होगा, तो ये P02 है। और कुल जो वाष्प दाब होगा वो इन्हीं के बीच में ऐसे रहेगा। और इस तरह से जैसे जैसे देखिए हम लोग जैसे जैसे हम लोग मोल बढ़ाते जाएंगे द्रव का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। एक मिनट। तो ये जैसे जैसे हम लोग मोल प्रभाज बढ़ाते जाएंगे उस द्रव का वाष्प दाब बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से कुछ
ग्राफ प्राप्त होता है। तो ये हो गया राउल्ट का नियम। अभी इसमें जो वाष्प बन रहा है उसके लिए अलग से एक नियम है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं अभी। तो अभी तक जो हम लोग ये x1 ले रहे थे वो द्रव अवस्था में उसका मोल प्रभाज था। अब हम ये कह रहे हैं कि जब एक गैस अवस्था में पहुंच गया है तो गैसीय अवस्था में उनके मोल प्रभाज यदि द्रव 1 जो है उसका y1 हो और द्रव 2 का y2 हो। P1 और P2 जो पहले थे वही वाले हैं। तो उस कंडीशन में P1 इक्वल टू होगा y1 इंटू P टोटल और P2 इक्वल टू होगा y2 इंटू P टोटल। यानी कि ये हम लोग 11th में भी पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर जो दाब होता है वो आंशिक दाब होता है, वह उसके मोल प्रभाज और कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस तरह से हम लोगों का ये राउल्ट लॉ खत्म हो गया।